मैंने कभी नहीं सोचा था कि राजनगर की धूल भरी गलियों, जहां शामें दुकानदारों की आवाज़ों और ठेले वालों की पुकारों में घुलकर ढलती थीं, वहां से मेरी जिंदगी अचानक एक ऐसे मोड़ पर आ जाएगी जहां से रास्ता मुझे सीधा हांगकांग के आसमान छूते टॉवरों और समंदर की उस चमक तक ले जाएगा। मैं तो बस आम दिनों का आदती इंसान था। थोड़े बहुत केस, कुछ चिड़चिड़े क्लाइंट्स और पुलिस से होने वाले बेमतलब खींचातानी। दोस्त मजाक उड़ाते थे कि जासूस बनने से अच्छा अखबार में नौकरी कर लेता। लेकिन सच्चाई ये थी कि मुझे अपने काम से एक अजीब सा मोह था। हाँ, भूख मिटाने भर की कमाई ही होती थी, पर उसकी भी अपनी मिठास थी। उस दिन दोपहर की गर्मी पूरे शहर पर चाकू की तरह चुभ रही थी। मेरा छोटा सा दफ्तर, जिसमें टूटी हुई मेज, पुराने कागज और एक थका हारा पंखा लगातार आवाज कर रहा था। जैसे ही मैंने फाइलें उठाईं, अचानक टेबल पर रखा काला टेलीफोन चीख उठा। रिसीवर उठाते ही एक हड़बड़ाई हुई सांसों के बीच कांपती आवाज सुनाई दी। सुनील जी, मैं जगमोहन शर्मा बोल रहा हूं। मुझे आपसे तुरंत मिलना है। उसके स्वर में दहशत साफ झलक रही थी। पहले सोचा कोई व्यापारी होगा जो किसी धोखेबाज रिश्तेदार या लालची पार्टनर के चक्कर में फंसा होगा। लेकिन जैसे ही उसने बताया कि उसका बड़ा भाई मोहित शर्मा पिछले 2 हफ्तों से हांगकांग में लापता है, मेरा ध्यान पूरी तरह खिंच गया। हांगकांग। मैंने जीवन में कभी राजनगर से बाहर कुछ खास नहीं देखा था। वहां जाकर किसी को ढूंढना मेरे लिए सपने जैसा था। मैंने झिझकते हुए कहा कि मैं आमतौर पर लोकल केस ही देखता हूं। पर वो तुरंत बोला, पैसों की चिंता मत कीजिए, जो चाहिए मिलेगा, मुझे बस आप पर भरोसा है। उसके शब्दों के बीच से झांकता डर मुझे खींच रहा था। पैसों का लालच भी कम न था, मगर असली वजह थी जिज्ञासा। अगर एक राजनगर का व्यापारी विदेश में गायब है और मामला किसी बड़े गिरोह तक आता है, तो ताश का खेल साधारण नहीं, बल्कि जानलेवा बाजी थी। आधे घंटे बाद जब दरवाजा खुला, तो अंदर आया एक भारी भरकम आदमी। चेहरे पर कई बेचैन रातों के निशान थे। बिना समय गवाए उसने मोटी फाइल मेरी टेबल पर रख दी। उसके भाई मोहित शर्मा के कागजात, कॉन्ट्रैक्ट्स और पासपोर्ट की कॉपी, सब कुछ। उसने अनकही बातें आंखों से कहीं। पुलिस से कहने की हिम्मत नहीं थी। डर ये था कि मोहित शायद ड्रग्स के धंधे में जा फंसे हों। मेरे कान चौकस हो गए। ड्रग नेटवर्क अगर सचमुच राजनगर को छू चुका था, तो ये सिर्फ उसका नहीं, मेरा भी मामला था। मैंने गहरी सांस ली और आखिरकार हामी भर दी। जगमोहन ने राहत की सांस छोड़ते हुए नोटों से भरा एक लिफाफा मेरी ओर सरकाया। बस अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अगले दिन सब तैयारी हो चुकी थी। पासपोर्ट, टिकट, जरूरी कागज। एयरपोर्ट की भीड़ में कदम रखते हुए मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं सचमुच अपने शहर की जानी पहचानी गलियों से कहीं बहुत दूर निकल पड़ा हूं। विमान की खिड़की से हांगकांग पहली बार सामने आया। समुद्र की चमकती लहरों के किनारे, आसमान को छूती इमारतें और रात की रंगीन रोशनी से सजी सड़कें। एयरपोर्ट पर मिस्टर ली मेरा इंतजार कर रहे थे। एक पतले दुबले वकील, गोल चश्मा और सधी हुई चाल। अंग्रेजी में बोले, मिस्टर सुनील, यहां रोशनी जितनी मोहक है, अंधेरा उतना ही खतरनाक। सावधान रहिएगा। होटल पहुंचकर हमने फाइल फिर से टटोलनी शुरू की। ली ने बताया कि मोहित आखिरी बार ड्रैगन पर्ल नाम के क्लब में देखा गया था। वो जगह जहां रात की चकाचौंध और अंडरवर्ल्ड की परछाइयां एक दूसरे में घुल जाती थीं। यह नाम सुनते ही मैंने तय कर लिया, वहीं से धागा पकड़ना होगा। रात को जब हम क्लब पहुंचे, तो दरवाजे खुलते ही कान फाड़ देने वाला संगीत और अल्कोहल की गंध पूरे शरीर से टकराई। भीड़ नाच रही थी, रोशनी आंखों को चौंधिया रही थी, और कोनों में बैठे लोग धीमी आवाज में सौदे कर रहे थे। ली ने मेरी नजरें उस मेज की ओर खींची जहां एक गोरा आदमी 2 भारतीयों के साथ बैठा था। विक्टर चैंग, उसने कान में फुसफुसाया। बड़ा ड्रग डीलर, और उसके साथ शायद राजनगर के लोग। मेरे भीतर कुछ कांप गया। अगर सचमुच मेरे अपने शहर के लोग इस अंधेरे धंधे का हिस्सा थे, तो मामला मेरी सोच से भी बड़ा था। तभी 2 गुंडे हमारी ओर बढ़े। ठंडी आंखों से घूरते हुए बोले, कौन हो तुम? यहां क्यों आए हो? ली ने झट से बचाने की कोशिश की, बस ड्रिंक के लिए आए हैं। लेकिन उनकी आंखें लगातार मुझ पर टिकी थीं। मैंने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, मैं इंडिया से आया टूरिस्ट हूं, यहां की नाइट लाइफ देखने। उनके होंठों पर अजीब सी हंसी उभरी। एक ने धीरे से कहा, सावधान रहना टूरिस्ट, यहां की रातें हर किसी को सुबह देखने का मौका नहीं देती।
उस रात जब कमरे में लौटा, नींद मेरी पलकों से कोसों दूर थी। ड्रैगन पर्ल की चमक और भीतर मंडराते खतरे बार बार आंखों के सामने तैर रहे थे। अब ये साफ हो चुका था कि मैंने जिस रास्ते पर कदम रखा है वहां से वापसी नामुमकिन है। सुबह खिड़की से झांकते ही हांगकांग का पूरा शहर किसी भागती हुई मशीन की तरह लगा। टॉवर, सड़कें और लगातार बहती भीड़। हर किसी के पास वक्त कम था। नाश्ते की मेज पर ली ने गंभीर आवाज में कहा, आपको याद है कल रात जिस विक्टर चेंग को देखा था? पुलिस भी उससे डरती है। अगर मोहित कहीं गायब है तो उसके पीछे वही हो सकता है, मगर सीधे टकराना मौत को न्योता होगा। मैंने कॉफी का घूंट लेकर उसकी आंखों में देखा और कहा, तो हमें घुमावदार रास्ता अपनाना होगा। और वो भारतीय जो उसके साथ बैठे थे, हमें उनके पास पहुंचना ही होगा। अर्जुन मेहरा का नाम सुनते ही मेरी रगों में अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। राजनगर जैसे परिचित शहर का आदमी यहां हांगकांग के अंधेरे सौदों में शामिल होगा, ये सोचना भी मुश्किल था। ली की आवाज धीमी और सतर्क थी। वो अक्सर गोल्डन हार्बर नाम के रेस्टोरेंट में आता है। छंग का सबसे भरोसेमंद पार्टनर है। अगर मोहित के बारे में किसी को कुछ पता होगा तो वही है। मैंने नोटबुक पर नाम दर्ज किया, लेकिन नाम लिखते ही मन में गुस्से की लहर दौड़ गई। अपने ही शहर के लोग अगर इस गंदगी में हाथ डाले हुए हैं तो यह सिर्फ मोहित शर्मा का नहीं, राजनगर की साख का भी सवाल था। मैं चुप रह गया, लेकिन भीतर से ठान चुका था। शाम को टैक्सी हमें गोल्डन हार्बर की ओर ले गई। सड़क पर हल्की सी धुंध उतर चुकी थी। लैंप पोस्ट की पीली रोशनी मकड़ी के जाल सी फैल रही थी। घोड़ा गाड़ियों की टकटक अभी भी पुराने मोहल्लों की याद दिलाती थी, जबकि नियॉन लाइट्स में नहाई दुकानें इस शहर का दूसरा चेहरा दिखा रही थीं। रेस्टोरेंट के बाहर चहल पहल महंगी कारों से उतरते लोगों की शान दिखा रही थी। ऊपर से लगता था यह कोई आलीशान जगह है जहां बिजनेस डिनर और परिवारों की महफिलें होती हों, मगर दीवारों के पीछे सौदा होता था जहरीले सपनों का। हम भीतर दाखिल हुए। मोहक खुशबू और शराब की गंध हवा में घुली हुई थी। हर मेज पर चमकदार सूट, ऊंचे जाम और बनावटी मुस्कानें थीं। मैंने कोने की एक अंधेरी मेज चुनी जहां से पूरा हॉल मेरी नजरों में था। हमें इंतजार करना था, और इंतजार कभी आसान नहीं होता। करीब 1 घंटे बाद दरवाजा खुला। काले सूट और सुनहरी टाई में अर्जुन मेहरा दाखिल हुआ। उसका चेहरा अहंकार से भरा था, चाल में ऐसा आत्मविश्वास जैसे पूरा हॉल उसी के इशारों पर चलता हो। उसके साथ 2 स्थानीय चीनी युवक थे। वेटर ने बिना पूछे बोतल खोली, जैसे जानता हो कि कौन आया है। मैंने उसकी हर हरकत को गौर से देखा। महंगे कपड़े, ठंडी हंसी और उस हंसी के पीछे छुपा हुआ झर। मेरे सीने में गुस्से की आग धधकने लगी। ये लोग मेरे राजनगर का नाम काला कर रहे हैं, पर गुस्से से कुछ हासिल नहीं होता। दिमाग ठंडा रखना था। मैं खुद से यही कह रहा था। ली मेरे कान के करीब झुककर फुसफुसाया, सिर्फ देखिए, सुनिए, जरा सा भी कदम गलत पड़ा तो हम खत्म। मैंने सिर हिलाया। अब बस देखने का खेल था। आधे घंटे बाद अर्जुन ने उन युवकों से कुछ फुसफुसा कर कहा और जेब से एक मोटा लिफाफा निकालकर उनके हाथ में थमा दिया। पैसों की खनक दूरी से भी साफ महसूस हो रही थी। दोनों ने लिफाफा लिया और सिर झुका दिया। अर्जुन ने जाम उठाया और ठंडी हंसी के साथ जाम टकराए। मुझे समझ आ गया था, यह शख्स वाकई इस शहर के अंधेरे कारोबार का बड़ा मोहरा है। अब उसे फॉलो करने का समय था। जैसे ही अर्जुन उठकर बाहर निकला, हम भी पीछे पीछे रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। बाहर की सड़क धुंध में ढकी थी। हल्की पीली रोशनी में परछाइयां लंबी होती जा रही थीं। अर्जुन ने टैक्सी रोकी और भीतर बैठ गया। मैंने भी दूसरी टैक्सी ली और ड्राइवर के कान में धीरे से कहा, उस गाड़ी को बस दूर से पीछा करो। पीछा करना आसान नहीं था। सड़कें उतनी चौड़ी नहीं थीं। भीड़ भी हर जगह रास्ता रोक रही थी। टैक्सी लगातार मोड़ काटती रही और आखिरकार एक पुराने सुनसान गोदाम के सामने जाकर रुकी। गोदाम की दीवारों पर जंग, दरवाजे पर लोहे की चेन और बाहर खड़े 2 हथियारबंद गार्ड। अर्जुन ने सहजता से दरवाजे में कदम रखा और भीतर समा गया। हमारी टैक्सी दूर खड़ी थी। मैं सिर्फ देख पा रहा था। भीतर जाने का मतलब था मौत। मैंने गहरी सांस लेते हुए गोदाम को याद रखा और लौटने का फैसला किया। ली धीरे से बोला, यही अड्डा है, पर यहां घुसना नामुमकिन है। होटल लौटकर भी मेरे दिमाग से अर्जुन की तस्वीर नहीं निकली। अगली सुबह हम इलाके के दुकानदारों से जानकारी जुटाने निकले।
सबकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। कोई खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं था। आखिरकार एक बूढ़े दुकानदार ने आधी अधूरी फुसफुसाहट में कहा, रात को वहां गाड़ियां आती हैं, अजीब सी आवाजें भी, कभी कभी चीखने की। लेकिन यहां कोई सवाल नहीं पूछता। सवाल पूछोगे तो जिंदा नहीं रहोगे। मेरे सीने में धड़कनें तेज हो गईं। चीखने की आवाजें। क्या मोहित वहां कैद था? रात को योजना बनी। ली बोला, मैं गार्ड्स को उलझाऊंगा, तुम पीछे से। उसकी आवाज में खामोशी का बोझ था। करीब 11 बजे हम फिर वहां पहुंचे। सड़क पर ठंडी हवा धुंध को और भारी बना रही थी। गोदाम के दरवाजे पर गार्ड्स खड़े थे। ली ने जेब से सिगरेट निकाली और उनके पास जाकर बात करने का बहाना करने लगा। उसी दौरान मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब मैं पीछे की ओर बढ़ा, दीवार पर जंग लगी पुरानी सीढ़ी थी। मैं धीरे धीरे उस पर चढ़ा और टूटी खिड़की से भीतर झांका। सामने का नजारा देखकर मेरे होंठ सूख गए। दर्जनों लकड़ी के बक्से, जिन पर अजीब कोड लिखे थे। लोग बक्से खोलकर छोटे पैकेट बना रहे थे। सफेद पाउडर की चमक ने मुझे साफ बता दिया, यह नशे का खेल था। लेकिन जो दृश्य मेरे दिल को हिला गया, वह गोदाम के कोने में था। एक आदमी कुर्सी पर बंधा हुआ था। उसके हाथ रस्सियों से जकड़े थे। चेहरा पीलापन लिए बिल्कुल थका हुआ। मैंने आंखें फैलाकर देखा। हाँ, वह मोहित शर्मा ही था। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वह जिंदा था, कैद में, चुप, टूटा हुआ। मेरी मुट्ठियां भींच गईं। उसे छुड़ाना अब सिर्फ एक काम नहीं था, यह मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। मैं धीरे से नीचे उतरा और छुपकर ली तक पहुंचा। मैंने फुसफुसाकर कहा, वो अंदर है, मोहित जिंदा है। ली की आंखों में भी हैरानी थी। उसकी धीमी आवाज कांपी, तो अब खेल और खतरनाक होगा। छंग और अर्जुन हमें मिटा देंगे अगर उन्हें जरा भी शक हुआ। मैंने होंठ दबाकर कहा, लेकिन अब रास्ता साफ है। हमें मोहित तक पहुंचना होगा, चाहे जान चली जाए। उस रात होटल में एक बार फिर नींद नहीं आई। मोहित का पीला चेहरा बार बार आंखों में घूम रहा था और दिल में सिर्फ एक बात साफ थी, यह मेरी जिंदगी की सबसे खतरनाक लड़ाई है। और अब पीछे लौटने का सवाल ही नहीं। पैसा और शराब, यही उसकी कमजोरी थी। मैंने तय कर लिया, आज रात हमें काई से मिलना ही होगा। शाम ढलते ही हम फिर से ड्रैगन पर्ल क्लब की ओर बढ़े। बाहर सड़क पर हल्की धुंध पसरी हुई थी और हवा में घोड़ा गाड़ियों की खुरों की टकटक सुनाई दे रही थी, मानो कोई पुराना शहर नींद से करवट ले रहा हो। लेकिन जैसे ही क्लब के द्वार खुले, भीतर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। तेज रोशनियों में नाचती परछाइयां, संगीत की कानफोड़ लहरें और शराब की गंध। भीड़ में घुला हर चेहरा नकली हंसी और खतरनाक रहस्यों से भरा हुआ। भीतर निगाह दौड़ाई तो एक कोने में बैठा वह आदमी दिखाई दिया। मोटा तगड़ा, आंखें हमेशा लाल, हाथ में शराब का गिलास थामे, जैसे वही उसकी जिंदगी का सहारा हो। ली ने धीमी आवाज में कहा, यही है काई। मैंने गहरी सांस ली और उसके पास जाकर अंग्रेजी में कहा, हमें तुमसे बात करनी है। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बेसाख्ता हंसा। उसकी आवाज शराब से भारी और उपेक्षा से भरी थी। तुम कौन हो? नया टूरिस्ट? मेरे पास तुम्हारे जैसे लोगों के लिए वक्त नहीं। मैंने बिना शब्दों का इस्तेमाल किए टेबल पर एक लिफाफा रख दिया। लिफाफा थोड़ा खुला और नोटों की झलक धुंधली रोशनी में चमकी। उसकी आंखों में लालच की आग चमक उठी। गिलास नीचे रखा और वह आगे झुककर फुसफुसाया, क्या चाहिए? मैंने सीधी बात कही, छंग के गोदाम के बारे में। वहां कैद एक भारतीय आदमी, उसके बारे में जानते हो? उसका चेहरा अचानक बदल गया। आंखों में डर की परछाई उभरी। उसने चारों ओर देखा, फिर धीरे से झुककर बोला, तुम मौत से खेल रहे हो। यह सवाल पूछकर तुम आग में कूद रहे हो। मैंने एक और नोट उसकी ओर सरका दिया और ठंडी आवाज में कहा, हमें सिर्फ जानकारी चाहिए। तुम्हारा नाम किसी की जुबान पर नहीं आएगा। काई ने शराब का लंबा घूंट लिया और गिलास मेज पर पटकते हुए झुका। उसकी आवाज रस्सी पर चलने वाले की तरह डगमगाई। हाँ, वहां एक भारतीय है। नाम सुना है? मोहित। अर्जुन मेहरा खुद उसे लेकर आया था। सुना है कि किसी सौदे में धोखा हो गया और अब छंग उसे सबक सिखा रहा है। मेरी मुट्ठियां अनजाने में भींच गईं। भीतर से उबाल खौल रहा था। मैंने धीरे धीरे पूछा, क्या उसे मारने का इरादा है? काई ने कंधे उचकाए, हंसा और बोला, अगर अगले हफ्ते तक अर्जुन का सौदा पूरा न हुआ तो हां, छंग ऐसे लोगों को ज्यादा देर जिंदा नहीं रखता।
यह सुनकर मेरी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। हमारे पास वक्त बेहद कम था। मैंने सांस खींचकर पूछा, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो उसे बाहर निकालने में? काई अब जोर से हंस पड़ा। मैं अपनी जान क्यों जोखिम में डालूं? जो जानकारी देनी थी दे दी, बाकी तुम जानो। मैंने और पैसे आगे बढ़ाने चाहे, लेकिन उसने हाथ रोक दिया और काली हंसी बिखेरी। नहीं, अगर मैंने कुछ और किया तो छंग मुझे टुकड़े टुकड़े कर देगा। बस एक बात बता दूं, गोदाम के पीछे एक पुराना रास्ता है। पुराने जमाने में माल चढ़ाने उतारने के लिए इस्तेमाल होता था। अब भी खुला है, लेकिन बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं। अगर किस्मत आजमानी है तो वहीं से करना। फिर उसने गिलास उठाया और हमारी बातचीत खत्म कर दी। उसकी आंखों में लालच और डर का अजीब मिश्रण था। हम वहां से उठे और बाहर आ गए। बाहर धुंध और ठंडी हवा ने जैसे हमारी हकीकत और साफ कर दी। यह रास्ता मुश्किल था, लेकिन उम्मीद की एकमात्र किरण भी। मैंने धीरे से कहा, यही हमारी कुंजी है, गुप्त रास्ता। ली ने माथा पकड़ा और कहा, लेकिन वहां भी गार्ड्स होंगे, और अगर पकड़ लिए गए तो जिंदा बाहर नहीं आएंगे। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डर से कुछ हासिल नहीं होता, ली। हमारे पास वक्त कम है। हमें आज ही योजना बनानी होगी। उस रात होटल के कमरे में मेज पर नक्शा फैला। टॉर्च की मध्यम रोशनी में हम हर बारीकी पर चर्चा करते रहे। गुप्त रास्ता किस ओर होगा, कौन सा समय सही होगा, और मोहित को बाहर लाने के बाद कैसे भागना होगा। रात के 2 बजे तक खामोशी टूटती रही, सिर्फ हमारी तीव्र सांसों और पेंसिल की खुरचट से। थकान के बावजूद मेरी आंखों में अजीब चमक थी। मैंने ली की ओर देखते हुए कहा, अगर हम सफल हुए तो न सिर्फ मोहित को जीवित वापस लाएंगे, बल्कि छंग को गिराने का सबसे बड़ा सबूत भी होगा। ली का चेहरा गंभीर था। धीरे से बोला, और अगर असफल हुए तो शायद ये हमारी आखिरी रात होगी। मैं हल्की मुस्कान के साथ कुर्सी की पीठ से टिका और कहा, जासूस की जिंदगी में हर दिन आखिरी हो सकता है, ली। मैं इसकी आदत डाल चुका हूं। सुबह जब दर्पण के सामने खड़ा हुआ तो थकी हुई आंखों में एक अनोखी रोशनी जल रही थी। यह किसी सैनिक की आंखों जैसी थी, जो युद्ध भूमि में जाने के लिए पैदा हुआ हो। पूरे दिन बेचैनी बनी रही। बाहर शहर की चकाचौंध, चमकती इमारतें और हंसते खेलते लोग दिख रहे थे, लेकिन मेरे भीतर सिर्फ एक ही तस्वीर घूम रही थी, वह गोदाम और मोहित का बंधा चेहरा। शाम तक घड़ी की हर टिक टिक मुझे याद दिला रही थी कि परीक्षा की घड़ी पास है। ली ने एक छोटा टॉर्च, रस्सी और नक्शा संभाला। मैंने अपनी जेब में छोटा चाकू रखा, और बस यही हमारे हथियार थे। अब भरोसा सिर्फ अपने साहस और बुद्धि पर करना था। रात घनी हुई तो हम टैक्सी से उस इलाके में पहुंचे। सड़कें सूनी थीं, हवा बेहद ठंडी और चुप्पी इतनी गहरी कि हर कदम की आवाज जैसे दूर तक गूंज रही थी। गोदाम अंधेरे में भी भूत की तरह खड़ा था। योजना साफ थी, पीछे से जाना है। गली के छोर पर टूटी दीवारें और जंग लगे पाइप दिखे। अंधेरा इतना घना था कि बिना टॉर्च कुछ भी दिखाई नहीं देता। हमने जर्जर दीवार टटोली। अचानक मेरी उंगलियां लोहे के किसी दरवाजे से टकराईं। जंग लगे ताले को पत्थर से दबाया और चर्र की आवाज के साथ वह टूट गया। दरवाजा चरमराया और भीतर से बदबूदार हवा का झोंका बाहर निकला। सामने लंबा अंधेरा रास्ता था, जैसे किसी कब्र की सुरंग। हमने टॉर्च जलाया। दीवारों पर मकड़ी के जाले, पानी की बूंदों की टपकन और पुराने पत्थरों की सीलन। हर कदम भारी था। करीब 20 मिनट तक चलते रहे। फिर आगे हल्की रोशनी दिखाई दी। गोदाम का मुख्य हिस्सा। हम दीवार के पीछे से झांक कर देखने लगे। वही बक्से, वही लोग, वही सफेद पाउडर के पैकेट। और एक कोने में मोहित। उसका सिर झुका हुआ था, चेहरा पीला, शरीर कमजोर। मैंने उसे देखा और दिल भीतर से सिहर गया। होंठ खुद ब खुद बुदबुदाए, मोहित, हम यहां हैं। लेकिन तभी पीछे से अचानक चरमराहट। किसी के कदम। मैं पलटा। 2 गार्ड टॉर्च लिए उसी सुरंग से हमारी ओर बढ़ रहे थे। आवाज गूंजी, कौन है वहां? हम पत्थर जैसे जम गए। मेरी नजरें ली से मिलीं। उसका चेहरा पसीने से भीगा था। अगले ही पल मैंने उसका हाथ पकड़ा और पीछे की ओर भाग निकला। अंधेरे में हमारी सांसें तेज थीं। कदमों की गूंज तीर की तरह पीछे दौड़ रही थी, और गार्ड्स की टॉर्चें हमें निगलने को तैयार थीं। दिल एक ही बात कह रहा था, आज अगर जिंदा बचे तभी अगली चाल चले पाएंगे। आखिरकार हम उसी छोटे दरवाजे से बाहर निकल पाए। दौड़ते हुए हमारी सांसें फूल रही थीं, लेकिन दिल राहत से भरा था कि अभी तक हम पकड़ में नहीं आए।
पीछे गार्ड्स की शोर भरी आवाजें गूंज रही थीं, पर शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि हम किस रास्ते से भागे हैं। कुछ मिनट लगातार भागने के बाद हम एक सुनसान गली में रुके। वहां दीवारें धुंध से ढकियों थीं और हवा में ठंडी नमी घुली हुई थी। मैं वहीं दीवार से टिककर हाँफता रहा। ली ने सिर पीछे कर गहरी सांस ली और कहा, यह बहुत बड़ा रिस्क था, मगर अब कम से कम हमें यह पक्का पता है कि मोहित जिंदा है। यह हमारी जीत की पहली सीढ़ी है। मैंने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन भीतर गुस्सा और बेबसी थी। मैं मोहित को अपनी आंखों के सामने देख आया था, कमजोर, बंधा हुआ, और फिर भी आंखों में उम्मीद की हल्की सी झलक। वो झलक मेरे दिल पर बोझ की तरह चिपक गई थी। मैं खुद को कोस रहा था कि इतना करीब पहुंचकर भी उसे छू तक नहीं पाया। लेकिन अगले ही पल मैंने अपने आप से कसम खाई, चाहे जिंदगी खत्म करनी पड़े, मोहित को मैं बिना आजाद कराए नहीं लौटूंगा। होटल लौटते ही हम दोनों जमीन पर गिरते जैसे थके हुए थे, लेकिन मेरे भीतर बेचैनी थी। कमरा छोटा लग रहा था, जैसे दीवारें मुझे घेर रही हों। मैं रुक रुक कर चलता रहा, बार बार उन्हीं पलों को याद करता रहा जब चाहकर भी मोहित तक हाथ नहीं बढ़ा पाया। नींद आंखों से कोसों दूर थी। सुबह जब हल्की रोशनी खिड़कियों से भीतर आई, ली मेरे कमरे में आया। उसके चेहरे पर रात भर की थकान साफ झलक रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, कल रात के बाद यह साफ हो गया कि अकेले हम यह नहीं कर सकते। अगर हमें सचमुच छंग से भिड़ना है तो और मदद चाहिए। मैंने उसकी ओर देखा। मेरे शब्द भारी थे, लेकिन मदद कौन करेगा? यहां हर आदमी छंग के डर में जी रहा है। ली ने थोड़ी देर चुप्पी के बाद कहा, हर माफिया का दुश्मन होता है, छंग का भी है। चावलों, सुना है उसने सालों से छंग से दुश्मनी पाली है। अगर हमें कोई उम्मीद लगानी है तो वही आदमी मदद कर सकता है। उसका नाम सुनते ही मेरे भीतर अजीब सी हलचल उठी। यह जानकर कि हमें किसी और भी भयंकर आदमी तक जाना होगा, डर भी था और उत्साह भी। मैंने तय कर लिया, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। अगली सुबह जब मैं खिड़की पर खड़ा होकर नीचे शहर देख रहा था, तो चमचमाती इमारतें भी अंधेरी लग रही थीं। भीड़ में भागते लोग मुझे अपनों से पराये लग रहे थे, जैसे इस शहर की हर गली, हर मोड़ किसी रहस्य की रखवाली कर रहे हों। नाश्ते की मेज पर ली की गंभीर आवाज गूंजी, आज हमें चावलोंग से मिलना होगा, लेकिन याद रखना, उसके इलाके में कदम रखना मतलब मौत से खेलना है। मैंने बिना हिचके मुस्कुराते हुए कहा, अगर मौत का डर होता तो मैं जासूस नहीं बनता। हम टैक्सी लेकर रेड लैंटर्न स्ट्रीट की ओर बढ़े। रास्ते भर खामोशी छाई रही। टैक्सी जैसे ही उस गली में दाखिल हुई, माहौल बदल गया। अंधेरा और भयानक। दीवारों के दोनों ओर लाल रोशनियों वाले छोटे छोटे बोर्ड टिमटिमा रहे थे। सर्द हवा में एक अजीब सन्नाटा तैर रहा था। सड़क किनारे खड़े लोग हमें घूर रहे थे, उनकी आंखों में शक, ठंडापन और दुश्मनी की झलक। ड्राइवर घबरा गया और बीच सड़क पर ही गाड़ी रोक दी। उसने कांपते स्वर में कहा, मैं आगे नहीं जाऊंगा, आप लोग खुद जाइए। हमें उतरना पड़ा। जैसे ही कदम गली में रखे, 3 आदमी अचानक हमारे सामने आकर खड़े हो गए। उनके हाथों में चाकू और डंडे चमक रहे थे। उनमें से एक ने सख्त आवाज में कहा, ये इलाका चावलोंग का है, कौन हो तुम? ली ने चीनी भाषा में कुछ कहा, शायद उनका शक कम करने के लिए। वे पहले हंसे, फिर मेरी ओर देखकर बोले, ये भारतीय कौन है? व्यापारी जैसा तो नहीं लगता। मैंने अपनी सांस स्थिर की और धीमे लेकिन भरोसे वाले स्वर में कहा, मैं अपने दोस्त की मदद लेने आया हूं, चावलोंग से मिलना जरूरी है। वे कुछ देर मुझे परखते रहे। फिर उनमें से एक ने कहा, ठीक है, मगर अगर झूठ बोला तो जिंदा बाहर नहीं निकलोगे। हमें एक संकरी गली से ले जाया गया और एक पुरानी इमारत के भीतर धकेल दिया गया। अंदर धुआं और शराब की गंध घनी थी। अंधेरी रोशनी में कई आदमी जुआ खेल रहे थे। बीच में एक बड़ी कुर्सी पर छावलोंग बैठा था, करीब 50 बरस की उम्र, कठोर चेहरा और आंखों में बर्फीली चमक। चारों तरफ हथियारबंद गार्ड खड़े थे। उसने हमें ऊपर से नीचे तक तौला और ठंडी आवाज में कहा, कौन हो तुम और मेरे इलाके में क्यों आए हो? ली ने मेरी ओर इशारा किया। मैंने कदम आगे बढ़ाते हुए सीधा कहा, मेरा नाम सुनील है, मैं भारत से आया हूं। मेरा दोस्त मोहित शर्मा तुम्हारे दुश्मन विक्टर छंग के हाथों कैद है। मैं उसे छुड़ाना चाहता हूं, इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यह सुनते ही वहां मौजूद लोग ठहाकों में फूट पड़े। चावलोंग ने भी होठों पर मुस्कान लाई, लेकिन उसकी मुस्कान में तिरस्कार था।
तो तुम सोचते हो कि मैं अपने दुश्मन से सिर्फ तुम्हारे दोस्त की खातिर भिड़ जाऊं? क्या मैं पागल हूं? मैंने शांत भाव से कहा, नहीं, पर तुम्हें भी तो छंग से नफरत है। अगर हम साथ आए तो दोनों का फायदा होगा। तुम्हारा दुश्मन कमजोर होगा और मेरा दोस्त आजाद। चावलों की आंखें सिकुड़ गईं। उसने गिलास उठाया, एक घूंट लिया और बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं एक अजनबी पर यूं ही भरोसा कर लूंगा? मुझे क्या सबूत है कि तुम छंग के आदमी नहीं हो? मैंने जेब से मोहित की तस्वीर निकाली और उसकी ओर बढ़ाई। यह मेरा दोस्त है। मेरे लिए यह जिंदगी और मौत का सवाल है। चाहो तो मुझे परख लो, लेकिन धोखा देने नहीं आया हूं। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। गार्ड मेरे पास आया और मेरी जेबें टटोलीं। उसने मेरा छोटा चाकू निकाला और चावलों को दिखाया। चावलों ने हल्की मुस्कान दी। हिम्मत है तुम में, लेकिन सिर्फ हिम्मत से काम नहीं चलता। थोड़ी अक्ल भी चाहिए। ली ने चीनी में उससे कुछ कहा। मैं नहीं समझ पाया, लेकिन शायद उसने मेरी सच्चाई की गवाही दी। चावलों कुछ देर सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, मैं सीधे मदद नहीं करूंगा, लेकिन एक जानकारी दे सकता हूं। छंग अगले हफ्ते एक बड़ा सौदा करने वाला है। अगर तुम उसे बिगाड़ पाओ, तो तुम्हें मौका मिलेगा मोहित को बचाने का। मैं आगे झुककर बोला, कौन सा सौदा? उसने सिगार जलाया और धुएं का गुब्बार छोड़ा। हेरोइन का माल, लाखों डॉलर का सौदा, वही उसके गोदाम में होगा। अगर सही वक्त पर पहुंच गए, तो छंग का धंधा चौपट और तुम्हारा दोस्त आजाद हो सकता है। मेरे भीतर योजनाएं जन्म लेने लगीं। आसान नहीं था, पर अब हमारे पास दिशा थी। मैंने उसे धन्यवाद कहा। वह ठंडी आवाज में बोला, ध्यान रखना, यह मदद नहीं है। अगर असफल हुए तो तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को मौत से कोई नहीं बचा पाएगा। मेरी रुचि सिर्फ इतनी है कि छंग को चोट पहुंचे, बाकी तुम्हारी किस्मत। हम वापस निकले। बाहर आते ही मेरी धड़कनें तेज थीं। मुझे पता था अब यह खेल और खतरनाक हो चुका था। ली ने धीमी आवाज में कहा, यह आत्मघाती मिशन है, लेकिन यही एक रास्ता है। मैंने दृढ़ स्वर में कहा, सुनील कभी पीछे नहीं हटता। मोहित को मैं हर हाल में बाहर निकालूंगा। उस वक्त यह साफ था कि मैं मौत की छाया में उतर चुका था, लेकिन मेरे भीतर अब डर से ज्यादा आग थी, जुनून की आग। चावलोंग ने हमें एक मौका दिया था, और मैंने ठान लिया था कि इस मौके को मैं कभी हाथ से नहीं जाने दूंगा। होटल लौटते समय मैं पूरे रास्ते खामोश रहा। ट्रैफिक की आवाजें और शहर की चमक सब जैसे धुंधली हो गई थीं। मेरे दिमाग में बस एक तारीख, एक जगह और एक नाम गूंज रहा था। 7 दिन बाद का बड़ा सौदा, छंग का गोदाम और उस अंधेरे में कैद मोहित शर्मा। मैंने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तो हमें योजना बनानी होगी। ऐसी योजना जिसमें किसी को रत्ती भर भी शक न हो और हम मोहित तक पहुंच भी जाएं। कमरे में देर तक खामोशी पसरी रही। बाहर खिड़की से आती हवा में लंदन जैसी ठंडी नमी थी। जैसी ठंड रात की गलियों में घोड़ा गाड़ियों की टकटक और सड़क पर बिछी धुंध के बीच महसूस होती है, उसी सन्नाटे में हमने एक एक संभावना पर चर्चा की। मेरा सुझाव था कि पहले से ही हमें आसपास की गलियों और इमारतों में छिपने की जगह खोज लेनी चाहिए। ली ने गंभीर स्वर में कहा, सिर्फ छिपने भर से काम नहीं चलेगा। अंदर घुसने के लिए पहचान चाहिए, वरना गार्ड हमें दरवाजे पर ही खत्म कर देंगे। तभी मेरे दिमाग में एक पागलपन जैसा विचार कौंधा। मैंने धीमी आवाज में कहा, क्या हम उनमें से किसी का भेष धर सकते हैं? कोई जो इस सौदे में शामिल होने वाला हो? ली ने मेरी ओर हैरानी से देखा। खतरनाक है, पर अगर हमें मौका मिला तो यह काम कर सकता है। मैंने पूछा, सौदे में कौन कौन आएगा? ली ने जवाब दिया, छंग के लोगों के अलावा विदेशी खरीदार होंगे। शहर में उनकी हलचल शुरू भी हो गई है। मेरी आंखों में चमक आ गई। तो फिर हमें उन्हीं में से किसी की जगह अंदर जाना होगा। यह विचार सुनकर ली कुछ पल स्तब्ध रहा, फिर धीरे से बोला, सुनील, ये पागलपन है। मैंने होंठ दबाते हुए कहा, पागलपन ही कई बार रास्ता बनता है। अगले ही दिन से हम गोदाम के आसपास मंडराने लगे। हर गली, हर मोड़, हर ऊंचाई का हम मुआयना करते। गार्ड की नजरें कई बार हम पर पड़ीं, लेकिन हम भीड़ में गुम हो जाते। रात भर होटल में बैठकर हम नोट्स बनाते, नक्शे पर हर रास्ता चिन्हित करते। वक्त कम था और हर मिनट भारी। तीसरे दिन ड्रैगन पर्ल क्लब में चर्चा सुनी कि सौदे के लिए जॉर्ज नाम का एक यूरोपीय खरीदार शहर आ चुका है। उसके बारे में सुना था, ड्रग्स के धंधे में बदनाम नाम। मेरा दिल जैसे छलांग मारकर यकीन कर बैठा कि यही हमारा मौका है। ली ने चेतावनी दी, ये शख्स बड़ा चालाक है।
अगर जरा भी शक हुआ तो सीधे हमें छंग के हवाले कर देगा। मैंने ठंडी आंखों से उसे देखा। जासूस की जंग ही छल पर टिकी होती है। हमें उसका भेष धरना होगा, पर पहले उसे रास्ते से हटाना होगा। ली सन्न रह गया। मतलब? मैंने कठोर स्वर में कहा। मतलब अगर जरूरी हुआ तो हां, क्योंकि ये अब जिंदगी और मौत का खेल है, और जिंदगी दांव पर लगाकर ही जीत होती है। उस रात मैं सोया नहीं। अपराध बोध था, मगर मजबूरी भी। अगर मैं यह कदम नहीं उठाता तो मोहित की मौत निश्चित थी। चौथे दिन रात हम जॉर्ज का पीछा करने लगे। वो 5 सितारा होटल में ठहरा था। दिन में शराब और औरतों में डूबा रहता, पर रात को अक्सर अकेले लौटता। यही उसका कमजोर पल था। हमने एक अंधेरी गली चुनी, जहां धुंध नीचे झुककर जमीन से लिपटी लगती थी और दूर कहीं घोड़ा गाड़ी के पहियों की चर्र चर्र सुनाई देती थी। वहां सन्नाटा मौत जितना गहरा था। जब जॉर्ज लड़खड़ाता हुआ शराब के नशे में गली से निकला, मैंने पीछे से उसे दबोच लिया। मिस्टर ली ने उसकी नाक पर दवा का कपड़ा रख दिया। कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर गिर पड़ा। हमने उसके पास से पासपोर्ट, दस्तावेज और कपड़े उठा लिए। उसे रस्सियों से बांधकर छोड़ दिया, ताकि सुबह कोई मिल भी जाए। हमारे पास अब नया चेहरा था। आईने में खड़ा जब मैंने उसका सूट पहना, नकली दाढ़ी लगाई और बाल पीछे किए, तो सामने का अक्स मेरी अपनी पहचान मिटाकर जॉर्ज में बदल चुका था। ली ने आहिस्ता से कहा, दूर से तो बिल्कुल वही लगते हो। बस आत्मविश्वास बनाए रखना। मेरे भीतर एक साथ डर और उत्साह उमड़ रहे थे, लेकिन यही छल हमें भीतर तक ले जा सकता था। 5वां और छठा दिन हमने और तैयारी में गुजारे। ली ने अपने संपर्कों से एक छोटा पिस्तौल और गोलियां जुटा दी। मैंने उसे जैकेट में छिपा लिया। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उस रात मैं करवटें बदलता रहा। मोहित का चेहरा आंखों से हटता ही नहीं था। उसके बंधे हाथ, बुझी आंखें, हर सांस मुझे याद दिला रही थी कि यह मेरा आखिरी मौका है। सुबह तैयार होकर खड़ा हुआ तो आईने में मुझे जॉर्ज दिख रहा था, ना कि सुनील। ली ने ठंडी आवाज में कहा, आज खेल शुरू होने जा रहा है। याद रखना, एक छोटी सी गलती और हम खत्म। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, गलतियां डरपोक लोग करते हैं और सुनील डरपोक नहीं। हम टैक्सी से गोदाम की ओर बढ़े। रास्ते में छाई धुंध, सर्द हवा और सुनसान चौक, सब ऐसे लग रहे थे जैसे कोई लंदन की पुरानी गली हो, जिसमें खतरे की परछाइयां घूम रही हों। टैक्सी रुकी तो गार्ड्स तुरंत पास आए। उन्होंने मेरे दस्तावेज देखे। मैंने नकली मुस्कान के साथ अंग्रेजी में कहा, माई नेम इज जॉर्ज, आई हैव कम फॉर द डील। उन्होंने सिर हिलाया और हमें भीतर ले गए। गोदाम के अंदर पीली रोशनी में बक्से चमक रहे थे। आदमी सफेद पाउडर वाले पैकेट गिन रहे थे, और उसी कोने में मोहित, अब भी बंधा, अब भी टूटा, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की मधुर चमक। उसने शायद मुझे पहचान लिया था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन चेहरे पर मैंने वही ठंडा भाव रखा जो जॉर्ज जैसा आदमी दिखाता है। हमें मेज तक पहुंचाया गया, जहां शराब की बोतलें और दस्तावेज रखे थे। सामने विक्टर छंग बैठा था। उसके चेहरे पर उस शिकारी की झलक थी जो कभी अपने शिकार को बिना खत्म किए नहीं छोड़ता। उसके बगल में अर्जुन मेहरा, मेरे अपने शहर का गद्दार। छंग ने मुझे गहरी नजर से देखा और अंग्रेजी में कहा, तो तुम ही हो जॉर्ज? सुना था तुम पहले भी चीन आए हो। मेरे गले में सूखा पड़ा था, पर मैंने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, और हर बार मुनाफा भी कमाया है। उम्मीद है इस बार भी निराश नहीं करोगे। वो हल्का मुस्कुराया और अपने आदमी को बक्से खोलने का इशारा किया। चमकते पैकेटों ने सच जाहिर कर दिया, हेरोइन का लाखों डॉलर का माल। 20 किलो शुद्ध माल। छंग बोला, कीमत वही जो तय हुई थी। मैंने सिर हिलाया। माल अच्छा है, लेकिन भरोसा असली कीमत है, और भरोसा सौदा पूरा होने के बाद ही मिलेगा। अर्जुन ने व्यंग से हंसते हुए कहा, भरोसे की बात? यहां हर कदम मौत पर टिका है। मेरे भीतर गुस्से की आग धधकी, लेकिन मैंने उसे दबा लिया। मेरा असली मकसद मोहित को बचाना था। सौदा जारी रहा, लेकिन मेरी आंखें बार बार मोहित की ओर खिंच जा रही थीं। उसकी नजरें मुझ पर टिकी थीं, जैसा कि वो मेरी सच्चाई पहचान गया हो। तभी अचानक दरवाजे खुले। बाहर से कारों की गूंज और अंदर दाखिल हुए 3 विदेशी खरीदार। उनकी अंग्रेजी आवाज गूंजी, वी आर हियर फॉर द डील। छंग ने ठंडी हंसी के साथ उनकी ओर इशारा किया और बोला, लेकिन जॉर्ज तो पहले ही आ चुका है। ये रहा। सन्नाटे में उसने मेरी ओर इशारा कर दिया।
मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। विदेशी खरीदारों की नजरें मेरी तरफ मुड़ीं। उनमें से एक ने कहा, ये कौन है? ये जॉर्ज नहीं है। गोदाम में अचानक गहरी खामोशी उतरी। गार्ड्स ने हथियार संभाल लिए और उस खामोशी ने मेरी रगों में बर्फ घोल दी। छंग की आंखें सिकुड़ गईं। वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर क्रूर हंसी और आंखों में ठंडी चमक थी। उसने भारी आवाज में पूछा, तो तुम असल में कौन हो? अब झूठ छुपाने का समय नहीं था। मैंने अपनी जैकेट में हाथ डाला और पलक झपकते ही पिस्तौल निकाल ली। आवाज मेरी रगों में बिजली की तरह दौड़ी। मेरा नाम सुनील है। मैं भारत से आया हूं, एक जासूस। और मैं यहां अपने दोस्त मोहित को छुड़ाने आया हूं। गोदाम में अचानक अफरा तफरी मच गई। हर गार्ड ने बंदूकें तान दीं। उनके कदमों की आवाज लकड़ी के फर्श पर गूंज रही थी। ली ने भी बिना देर किए अपनी जेब से पिस्तौल खींची और मेरी पीठ से टिककर खड़ा हो गया। अब मौत किसी भी पल सामने आ सकती थी। छंग जोर से हंसा। तुम पागल हो? सोचते हो मेरी दर्जनों बंदूकों के सामने तुम जीत जाओगे? उसकी हंसी चीरती हुई मेरे कानों में गूंजी। मैंने ठंडी आवाज में उत्तर दिया, पागल वही होता है जो कोशिश ही न करे। अचानक मैंने पिस्तौल मोहित की ओर घुमाई। सब हक्के बक्के रह गए। मैंने गोली चलाई, बट नहीं, उस पर नहीं। गोली लगी उसके पास बंधी रस्सियों पर। रस्सी टूट गई और मोहित धड़ाम से गिरा। लेकिन अब वह आजाद था। बस फिर मानो गोदाम फट पड़ा। गोलियों की गूंज, धुएं, चीखों और टूटते लकड़ी के बक्सों से पूरा माहौल थर्रा उठा। ली ने दोनों हाथों से फायर किया। मैं भी दनादन गोलियां चलाने लगा। गार्ड चारों तरफ से दौड़े, लेकिन अफरा तफरी में वे खुद ठोकरें खाते रहे। मैं जमीन पर झुकते हुए मोहित तक पहुंचा। उसके कांपते हाथ थाम लिए। मैंने कहा, चलो, वक्त नहीं है। मोहित के मुंह से टूटी फूटी आवाज निकली, सुनील, मुझे पता था तुम आओगे। उसकी आंखों में आंसू थे और आंखें उम्मीद से भीगी हुईं। उसका शरीर थकान और यातना से निढाल था, लेकिन उसकी नजरें बदले में जलती आग जैसी थीं। मैंने उसे कंधे पर सहारा दिया और पीछे मुड़ा। ली लगातार गोलियां चलाते हुए हमारा रास्ता खोल रहा था। अचानक एक धमाका गूंजा। शायद किसी ने ग्रेनेड फेंका था। पूरा गोदाम धुएं और मलबे से भर गया। चीखों और गालियों की गूंज उस धुंधली हवा में घुल मिल गई। हम भागते हुए पीछे के वही गुप्त दरवाजे तक पहुंचे, वहीं से जहां पहले झांका था। मैंने दरवाजा खोला, सबको अंदर धकेला और पीछे से बंद कर दिया। गार्ड बाहर दहाड़ रहे थे, गोलियां चल रही थीं, लेकिन अंधेरे सुरंग में हमें पकड़ पाना आसान न था। कुछ ही मिनटों में हम बाहर निकल आए और गली की गंदली हवा में सांस ली। टैक्सी ढूंढना आसान न था, लेकिन किस्मत से एक खाली गाड़ी दिख गई। मैं ड्राइवर के पास दौड़ा, हाथों में नोट थमाए और कहा, बस चलाओ, 2 गुना किराया दूंगा। ड्राइवर ने बिना सवाल किए गाड़ी दौड़ा दी। टैक्सी की खिड़की से बाहर लाल नियॉन लाइटें, धुंध में लिपटी सड़कें और घोड़ा गाड़ियों की टकटक दूर से सुनाई दे रही थीं। लेकिन मेरे लिए ये सब शोर अब बेमानी था। टैक्सी के भीतर बस मोहित की टूटी सांसें गूंज रही थीं। उसके होंठ सूख चुके थे, चेहरा भयानक थकान से पीला पड़ा था। मैं उसका सिर अपनी बांह पर टिकाए रहा। होटल पहुंचते ही हमने उसे कमरे में लिटा दिया। ली ने उसके घाव साफ किए। मैंने पानी पिलाया। मोहित ने कांपते हाथ से मेरा हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, सुनील, तुमने अपनी जान दांव पर लगाकर मुझे बचाया है। यह कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। मेरे गले में खराश थी। शब्द गले तक आकर अटक गए। मैंने बस उसका हाथ थाम लिया और धीरे से कहा, दोस्ती का कर्ज चुकाना नहीं होता। तुम जिंदा हो, यही मेरी जीत है। लेकिन भीतर मैं जानता था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। छंग ने हमारी शक्लें देख ली थीं। अब हम उसकी हिट लिस्ट में थे। रात भर मैं खिड़की पर बैठा रहा। बाहर अंधेरे में शहर का सन्नाटा था, लेकिन हर परछाई मुझे छंग के गार्ड जैसी लगती थी। मैंने अपने आप से कहा, अब सिर्फ भागने से काम नहीं चलेगा। अब पलटकर वार करना होगा। छंग को उसके ही अड्डे में हराना होगा। सुबह की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई, लेकिन मैं अब भी जागा हुआ था। मोहित अब चैन की नींद में था। शायद दर्द और थकान ने उसे गहरी नींद दी थी। ली भी देर रात तक बेचैन रहा। अब थका हुआ सो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने हल्की खटपट की, वह उठ बैठा। मैंने उसकी ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, आज से हम छिपकर नहीं बैठेंगे। अब हमें छंग की नस काटनी होगी। ली की आंखों में चमक लौटी। उसने धीरे से कहा,
उसकी नस है उसका माल। अगर उसका माल और पैसा खत्म हो जाए तो उसका साम्राज्य ढह जाएगा। फिर हमारी योजना बनने लगी। सबसे पहले हमें छंग के गोदामों की पूरी जानकारी चाहिए थी। ली बोला, मेरे कुछ पुराने दोस्त हैं, छोटे मोटे तस्कर। वे छंग से डरते हैं, लेकिन अगर उन्हें यकीन हुआ कि हमें जीत मिल सकती है तो वे मदद करेंगे। हमने पहला कदम तय किया, जानकारी इकट्ठा करना, उसके बाद हमला करना। कुछ देर बाद मोहित की आंखें भी खुलीं। कमजोर होकर भी उसकी आंखों में लड़ाई की चमक थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, सुनील, तुम जो भी करोगे मुझे साथ चाहिए। मैं अब और नहीं भागूंगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें आराम चाहिए, लेकिन सही वक्त आया तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। हम बाहर निकले। शहर जाग चुका था। सड़कों पर नियॉन लाइट्स में दुकानदार दुकानें खोल रहे थे। ठंडी धुंध हवा में घुली हुई थी। हर चेहरा हमें संदेह से देखता सा लगता था, लेकिन मैं जानता था ये सिर्फ डर है। डर कभी कभी आंखों को भी धोखा दे देता है। ली हमें शहर के बाहरी हिस्से में एक पुराने गोदाम तक ले गया। वह जगह सुनसान थी। दरवाजे पर ली ने खास पैटर्न में दस्तक दी। कुछ सेकंड बाद अंदर से एक झुर्रियों भरा पतला चेहरा दिखाई दिया। वह था चांद, ली का पुराना दोस्त। चांद ने शक से पूछा, ये दोनों कौन हैं? ली ने बेझिझक कहा, ये मेरे अपने हैं। हमें छंग को गिराना है। चांद ने पहले हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन हमें अंदर ले गया। भीतर एक धुंधला कमरा था, जिसमें छोटे छोटे बक्से, टूटी मशीनें और सिगरेट का धुआं भर हुआ था। वहां 3-4 और लोग बैठे थे, थके हुए, डरे हुए। चांद ने भारी स्वर में कहा, छंग ने हमारे धंधे बर्बाद कर दिए। जो उसकी नहीं सुनता, अगले दिन लाश बनकर समुद्र में तैरता है, और तुम कहते हो उसे हराया जा सकता है। मैंने दृढ़ आवाज में कहा, हर साम्राज्य का अंत होता है। फर्क सिर्फ इतना है, कौन हिम्मत करता है। कुछ देर कमरे में खामोशी छाई रही। फिर एक नौजवान बोला, हम तैयार हैं, पर हमें भरोसा चाहिए कि हम अकेले नहीं मरेंगे। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भरोसा ही तो हम साथ लाए हैं। चांद ने फिर से गोदाम का नक्शा निकाला और मेज पर फैलाया। उसकी उंगली 3 निशानों पर रुकी। छंग के 3 मुख्य ठिकाने, एक में हथियार हैं, दूसरे में नकली पासपोर्ट और तीसरे में ड्रग्स। अगर ये तीनों गिर गए तो छंग की जड़ें हिल जाएंगी। हमारी आंखों में एक दूसरे के प्रति वही सांझी चमक थी। यही रास्ता है। पहला हमला तय हुआ, हथियारों वाला गोदाम। जानकारी थी कि वहां सबसे कम पहरेदार रहते थे। अगर गोदाम ध्वस्त हो गया तो छंग के आदमी निहत्थे रह जाएंगे। शाम ढलते ही हम सब तैयार थे। पिस्तौल मेरी जेब में, ग्रेनेड ली के हाथों में, और चांद अपने आदमियों के साथ सन्नद्ध खड़ा था। मोहित ने भी साथ चलने की जिद की। मैंने उसे रोका, मगर उसकी आंखों की जिद और गुस्से ने मुझे झुका दिया। उसे साथ लेना पड़ा। रात घिर चुकी थी। बंदरगाह की ओर बढ़ते वक्त हवा में समुद्र की खारी गंध थी। दूर जहाज काले आसमान के नीचे बेरंग खड़े थे, और सामने वह गोदाम जहां 4 गार्ड सिगरेट पीकर मुस्कुरा रहे थे, अनजान इस बात से कि मौत उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। हम धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़े, और वहां टूटी हुई एक खिड़की हमारी आंखों में उम्मीद की तरह चमक रही थी। मैंने सबसे पहले खुद को खिड़की से भीतर सरकाया। अंधेरा घना था। लकड़ी के बक्सों का ढेर मेरे सामने पड़ा था, और यह था हमारे पलटवार की शुरुआत। अंदर रखे बक्सों की ढेरियां किसी युद्ध भंडार जैसी लग रही थीं। उनमें से झांकती राइफलें, चमकती रिवॉल्वरें और गोलियों से भरी पेटियां। सब देखकर मेरी रगों में जोश दौड़ गया। मैंने मन ही मन सोचा, अगर यह हथियार छंग के हाथ से निकल गए तो उसकी ताकत आधी रह जाएगी। चांद ने चुपचाप अपनी जेब से एक भारी भरकम ग्रेनेड निकाला। उसका चेहरा गंभीर था। उसने उसे एक कोने में रख दिया। हम सब धीरे धीरे तैयार हो रहे थे कि तभी बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। मेरी सांस जैसे सीने में अटक गई। धुंधले प्रकाश में एक गार्ड हमारी ओर बढ़ रहा था। उसकी परछाई टूटी खिड़की से अंदर फैल गई, और वह भीतर झांकने को ही था कि मैंने पिस्तौल निकालकर उसकी कनपट्टी पर रख दी। उसकी आंखें डर से फैल गईं। मैंने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए फुसफुसाया, चुप। आज की रात अगर आवाज निकाली तो यहीं मर जाएगा। गार्ड पसीने से भीग गया। ली ने तुरंत उसकी बाहें पकड़ी और कसकर बांध दिया। हमने समय गवाए बिना विस्फोटक फिट किए और पीछे की खिड़की से फुर्ती से बाहर निकल आए। हम जैसे ही अंधेरे में भागे, कुछ ही मिनट बाद धरती कांप उठी। एक गगनचुंबी धमाका हुआ।
तेज आग की लपटों ने गोदाम को चाट लिया। रात के आसमान में धुएं का जाला फैल गया। सायरन गूंजने लगे। गार्ड और मजदूर चीखते हुए इधर उधर भागे। दूर जहाजों की सीटी और घोड़ा गाड़ियों की टकटक उस शोर में डूब गई। हम सब पास की एक गली में खड़े थे। मोहित की आंखों में चमक थी, जैसे उसकी रगों में आंधी बह गई हो। उसने कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, सुनील, यह तो बस शुरुआत है। मैंने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। हाँ, सचमुच आग भड़क चुकी थी। इस आग ने सिर्फ एक गोदाम नहीं बल्कि छंग की नींव हिलाने का काम शुरू कर दिया था। लेकिन इस जीत के पीछे मुझे साफ दिख रहा था, यह राहत टिकने वाली नहीं। अब छंग का गुस्सा सारा शहर जला देगा। हम जल्दी जल्दी संकरी गलियों से भागते हुए होटल लौटे। ठंडी हवा, धुंध और हर मोड़ पर खड़े अजनबी चेहरे अब और भी ज्यादा डरावने लग रहे थे। मोहित थका तो था, लेकिन उसकी चाल में जोश और आंखों में नफरत जल रही थी। उसने भारी आवाज में कहा, अगर हम इसी तरह उसके ठिकानों को एक एक करके खत्म करते गए तो कुछ ही दिनों में उसका साम्राज्य मिट्टी में मिल जाएगा। मैंने धीमे स्वर में कहा, हाँ, लेकिन याद रखो, वो अब हमें ढूंढने के लिए हर हद पार करेगा। अगले कदम में हमें और सावधान रहना होगा। ली, जो अब तक चुप था, अचानक बोला, छंग सिर्फ ताकत से नहीं डरता। असली डर उसे तब लगता है जब उसे लगे कि उसके अपने ही लोग उसे धोखा दे रहे हैं। अगर हम ये भ्रम पैदा कर पाएं तो उसकी नींव हिल जाएगी। होटल पहुंचने पर मैंने दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही भीतर कदम रखा, मेरे पैर रुक गए। सामने टेबल पर एक कागज रखा था। उस पर साफ अंग्रेजी में लिखा था, तुम्हें लगता है मैं अनजान हूं? मैं जानता हूं तुम कहां हो। खेल खत्म होने वाला है। छंग, मेरा खून खौल उठा। मोहित कांप गया। मैंने वह कागज मसलकर कूड़े में फेंक दिया। अब यह ठिकाना भी सुरक्षित नहीं रहा। चांद ने तुरंत हमें एक नया ठिकाना दिखाया। एक पुराना चाय घर जो पिछली गलियों में सुनसान खड़ा था। इसके पीछे से समुद्र तक एक गुप्त रास्ता जाता था। रात होते होते हम वहीं पहुंच गए। हड्डी कंपा देने वाली ठंडी हवा और सुनसान सड़कें बता रही थीं कि खतरा अब और नजदीक आ चुका है। अगली सुबह चांद खबर लेकर आया। उसका चेहरा हतप्रभ था। छंग पागल हो चुका है। उसने पूरे शहर में अपने आदमी फैला दिए हैं। कई निर्दोष लोगों को उठा उठाकर मारा, सिर्फ यह पूछने के लिए कि गोदाम किसने उड़ाया। मोहित ने दांत भींचकर कहा, यह शैतान अब और सांस नहीं ले पाएगा। उसकी आंखों में डर गायब था। वहां अब सिर्फ आग थी। अब बारी थी अगले ठिकाने की, नकली पासपोर्ट और कागजों वाला गोदाम। चांद ने कहा, अगर यह खत्म हो गया तो उसका अंतर्राष्ट्रीय धंधा ठप हो जाएगा। ग्राहक बिना पहचान दस्तावेज आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन मुश्किल यह थी कि अब छंग को संदेह हो चुका था। उसने हर गोदाम पर पहरे दोगुना कर दिए थे। शाम के धुंधले उजाले में हम उस गोदाम तक पहुंचे। वह शहर के बीचों बीच था, आसपास ऊंची इमारतें और हर कोने पर पहरा। ली ने गंभीर स्वर में कहा, अगर हम सीधे गुस्से तो वहीं मारे जाएंगे। हमें धोखा देना होगा। चांद ने योजना बताई, मैं अपने 2 आदमी मजदूर बनाकर भेजूंगा। वो गार्डों को शराब पिलाएंगे, हंसाएंगे। उसी दौरान हम पीछे से घुसेंगे। रात होते होते योजना पर अमल शुरू हुआ। मजदूर बने चांद के आदमी गार्डों से हंसी मजाक करने लगे। बोतलें खुलीं, ठहाके गूंजे। इसी बीच हम पीछे की दीवार से अंदर घुसे। अंधेरे में लकड़ी के लंबे रैक थे। उन पर सैकड़ों फोल्डर और पासपोर्ट रखे थे। मैंने टॉर्च की रोशनी घुमाई। नकली मुहरें, नकली पहचान, हर देश के नाम। मैंने ली से धीरे कहा, अगर यह कागज मिट गए तो छंग के सौदे रुक जाएंगे। हमने फटाफट तेल छिड़कना शुरू किया, लेकिन तभी दरवाजा चर्र से खुला। 3 गार्ड अंदर घुसे। उनकी आंखें हम पर पड़ीं और उनमें से एक ने चीख मार दी, कौन है वहां? अब सोचने का वक्त नहीं था। मैंने तुरंत गोली चला दी। पहला गार्ड वहीं ढेर हो गया। बाकी 2 ने भी गोलियां चलाईं। मोहित बेकाबू गुस्से में पास पड़ी लोहे की छड़ उठाकर एक गार्ड के सिर पर दे मारी। दूसरा ली के निशाने पर गिर पड़ा। गोलियों की आवाज से बाहर का सन्नाटा टूटा। गार्ड अब अंदर दौड़ने लगे। मैंने दहाड़ लगाई, आग लगा दो। ली ने माचिस जलाई और कागजों के ढेर में फेंक दी। पल भर में गोदाम जलने लगा। धुएं और आग ने सब कुछ निगल लिया। कागजों की राख उड़ती हुई धुंध में मिल गई। हम पिछली खिड़की से कूदे और भाग निकले। पीछे से गोलियां गूंज रही थीं, लेकिन भीड़-भाड़ वाली गलियों ने हमारी छुपने की जगह बना दी।
ठिकाने पहुंचकर हम सब थक कर गिर पड़े। कपड़ों पर राख और खून था, लेकिन आंखों में आग थी। मोहित हांफते हुए बोला, उसका दूसरा पांव भी टूट गया। मैंने सिर हिलाया, लेकिन चेहरा गंभीर था। हाँ, लेकिन अब वो और भी खतरनाक हो चुका है, और उसका पलटवार निश्चित है। और मेरा अंदेशा सच निकला। उसी रात जब हम थोड़ी राहत महसूस कर रहे थे, अचानक बाहर गाड़ियां रुकीं। फिर गोलियों की बौछार। चाय घर की खिड़कियां टूट गईं, कांच के टुकड़े चारों ओर बिखरे। बाहर से छंग के आदमियों की आवाजें गूंजी। भागने का कोई रास्ता नहीं है, दरवाजा तोड़ दो। हम फर्श पर लुढ़क गए। मोहित के चेहरे पर अब डर नहीं था। उसकी आंखों में वही ज्वाला जल रही थी, गुस्से की। ली ने ठंडी आवाज में कहा, अगर आज हमें मरना भी पड़ा तो आखिरी गोली तक लड़ेंगे। मेरी नजर कमरे में दौड़ी तो पीछे एक लकड़ी का छोटा दरवाजा दिखा। मैंने सबको इशारा किया, फौरन उस तरफ जाओ, हम इन्हें रोकेंगे। चांद और उसके आदमी मोहित को पकड़कर भागे। तभी मुख्य दरवाजा टूट गया और हथियारों से लैस गार्ड अंदर घुस आए। उनकी मशीन अगनों से गोलियां बरसने लगीं। हमने पलटकर फायर किया। गोलियों की बरसात में कमरा बारूद और धुएं से भर गया। एक एक करके गार्ड गिरते गए, लेकिन उनकी तादाद खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने देखा, मोहित अब सुरंग तक पहुंच चुका था। मैंने ली के कान में चिल्लाया, हमें भी पीछे हटना होगा। हमने तेल के डिब्बे पलटे और आग लगा दी। कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा धधक उठा। उस आग ने हमें आड़ दी और हम सुरंग में घुस गए। दरवाजा बंद कर दिया गया। सुरंग का अंधेरा हमारे चारों ओर फैल गया। हमारी सांसें भारी थीं और पीछे से धमाकों की आवाजें आ रही थीं। करीब आधे घंटे की भागदौड़ के बाद हम समुद्र किनारे पहुंचे। वहां चांद की रखी हुई एक पुरानी नाव हमारा इंतजार कर रही थी। हम सब उसमें चढ़े और चप्पू चलाने लगे। पीछे खड़ा चाय घर जल रहा था। उसकी आग लाल आसमान को चीर रही थी। मोहित ने भारी सांसों के बीच कहा, सुनील, हम कब तक ऐसे भागते रहेंगे? हमें अब इस नरक को खत्म करना ही होगा। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी कमजोर आंखों में पहली बार इतना दृढ़ विश्वास चमक रहा था कि मेरी भी रगों में जोश भर गया। मैंने कहा, हाँ, अब वक्त आ गया है कि छंग को उसकी गद्दी से खींचकर नीचे फेंका जाए। नाव सुनसान घाट पर लगी। हम थके और घायल शरीरों के साथ एक पुराने गोदाम में पहुंचे। वहां हमने खुद को छुपाया। चारों तरफ सन्नाटा था, पर मेरी आवाज ठंडी और साफ थी। अब आखिरी बार की बारी है। छंग का तीसरा और सबसे बड़ा अड्डा, ड्रग्स का गोदाम। अगर वह ढह गया तो छंग सिर्फ नाम भर रह जाएगा। ली ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन वहां सबसे ज्यादा पहरा होगा, और शायद वहीं खुद छंग भी मौजूद हो। मैंने गहरी सांस ली और अपनी पिस्तौल कसकर पकड़ी। यही आखिरी जंग थी। मैंने धीमे स्वर में कहा, तो ठीक है, इस बार हम भागने नहीं जा रहे। इस बार सामना होगा, सीधा, आखिरी और निर्णायक। रात का पूरा वक्त हमने योजना बनाने में गुजारा। नक्शे पर उंगलियां घुमाईं, रास्ते तय किए और हर जोखिम नापा। बाहर गलियों पर ठंडी धुंध उतर चुकी थी। सड़क पर धीमी धीमी घोड़ा गाड़ी की टकटक सुनाई दे रही थी। अंधेरे में खिड़की से झांकता मैं खुद को लंदन की कोई गली याद दिला रहा था, जहां सन्नाटा गहरा हो और खतरा हर मोड़ पर छुपा हो। सुबह होते ही चांद के आदमी शहर में फैल गए। दोपहर ढलते ही खबर आई कि आज रात छंग खुद उस गोदाम में मौजूद रहेगा, साथ में उसके सबसे वफादार साथी और गार्ड। मोहित की आंखों में चमक दौड़ गई। यानी शेर खुद अपने बिल में बैठा है। यही वक्त है। हमने हथियार जमाए, जेबों में गोलियां भरीं, और ली ने एक बार फिर नक्शे पर उंगली रखकर कहा, यहीं से, सीवर लाइन से। ये रास्ता सीधे पीछे निकलता है। आधी रात हम सब अंधेरे में उस बदबूदार सीवर से रेंगते हुए बढ़े। गीली दीवारें, मकड़ी के जाले और जहरीली बदबू सांस लेना मुश्किल कर रहे थे, लेकिन हर सेकंड हमें आगे धकेल रहा था। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद हम पीछे के दरवाजे तक पहुंचे। अंदर से आवाजों और रोशनी की परछाइयां बाहर फैल रही थीं। मैंने झुककर देखा, सामने बड़ा हॉल था। सैकड़ों पैकेट, जिन्हें देखकर ही समझ आ रहा था कि यह नशे का सबसे बड़ा अड्डा है। चारों ओर हथियारबंद गार्ड चौकस खड़े थे। बीचों बीच ऊंची सोने जैसी चमकदार कुर्सी पर छंग बैठा था। उसके बगल में अर्जुन मेहरा, मेरे अपने राजनगर का गद्दार। छंग की ठंडी मगर गूंजती आवाज हॉल में फैल रही थी। दो गोदाम जल गए, लेकिन मेरी सांस तब तक नहीं रुकेगी जब तक उन कमीने लोगों का खून यहां नहीं बहेगा। आज रात खेल खत्म होगा।
मेरी मुट्ठियां कस गईं। मैंने सबको इशारा दिया। अगले ही पल हमने दरवाजा तोड़ डाला। गोलियों की बरसात दोनों तरफ से शुरू हो गई। गार्ड भागम भाग में गिरते संभलते रहे। ली और चांद के लोग दोनों ओर से गोलियां चला रहे थे। चारों ओर गूंज, धुआं और हवा में फैलता सफेद पाउडर। छंग ने पिस्तौल उठाई और दहाड़ा, खत्म कर दो सबको। अर्जुन मेहरा की आंखें मुझे देखकर लाल हो गईं। सुनील, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरे दिल के भीतर खौलते हुए लावा की तरह गुस्सा भभक उठा। मैंने ट्रिगर दबाया। उसकी चीख गूंजते हुए हॉल की दीवारों में समा गई। अर्जुन झुककर गिरा और वहीं सन्नाटा। मैंने भीतर की भारी सांस छोड़ी। मोहित की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसके होंठ कांपे। गद्दार को उसकी सजा मिल गई। लेकिन लड़ाई अभी बाकी थी। छंग अब भी जिंदा था। उसका चेहरा गुस्से की आग से लाल था। उसने गोलियां चलाईं। मैं झुका और बच गया। हमारी आंखें मिलीं। उसने गुर्राकर कहा, तुम जैसे कीड़े मेरे साम्राज्य को नहीं रोक सकते। मैंने कड़क आवाज में जवाब दिया, कीड़ों की ही ताकत शेर की नींद हराम कर देती है। हम दोनों आमने सामने थे। गोलियों की आवाज गूंज रही थी। मैंने ट्रिगर दबाया। उसकी बांह छिल गई। वो पीछे हटा मगर अब भी खड़ा था, आंखों से आग बरसती हुई। तभी ली ने सारे बचे हुए ग्रेनेड बीच में फेंक दिए और चीखा, भागो। हम सब भागते हुए बाहर निकले। पीछे से जबरदस्त धमाके ने पूरा गोदाम हिला दिया। धरती कांपी, जमीन फट गई और सफेद पाउडर, बारूद और आग का भयंकर सैलाब आसमान तक उठा। हम सब जमीन पर गिर पड़े। कानों में सिर्फ विस्फोट की गूंज। जब आंखें खोलीं तो सामने पूरा गोदाम राख बन चुका था। छंग और उसका साम्राज्य उसी आग में समा चुका था। मोहित मेरे पास बैठा था। उसकी आंखों में राहत की चमक थी। उसने फुसफुसाकर कहा, सुनील, हमने कर दिखाया। मैंने आसमान की ओर देखा। धुंधली रात अब आग की लपटों से लाल हो चुकी थी। हवा बारूद और जली प्लास्टिक की गंध से भरी थी। मैंने गहरी सांस ली। हाँ, हमने जीत ली। लेकिन सीने में दर्द था। ये जीत आसान नहीं थी। कितनी जानें गईं, कितनी जगहें राख बन गईं। मोहित ने कांपते हुए कहा, अब सब खत्म हो गया। अब कोई हमें डराने वाला नहीं बचा। ली और चांद चुप खड़े थे, चेहरों पर थकान और संतोष दोनों। ली बोला, अब सारा शहर जान जाएगा। बिना हथियार, बिना नकली पासपोर्ट और बिना ड्रग्स का धंधा छंग का नेटवर्क कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। सुबह की पहली किरण से पहले हम सब छाया की तरह गायब हो चुके थे। सुरंगें और सुनसान रास्ते पार करते हुए हम समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां एक बूढ़ी औरत ने हमें अपने टूटे घर में जगह दी। उसकी मेहरबानी और दिए हुए खाना पानी ने हमारी थकी आत्मा को थोड़ी राहत दी। अगले दिन रेडियो पर खबरें गूंज रही थीं। हांगकांग का सबसे बड़ा ड्रग किंग विक्टर छंग मारा गया। उसका पूरा साम्राज्य ध्वस्त। पुलिस छापेमारी कर रही है। मोहित की आंखों में पहली बार शांति थी। उसने फुसफुसाकर कहा, सुनील, अगर तुम न होते तो मैं कभी लौट नहीं पाता। यह जिंदगी भर तुम्हारा कर्ज रहेगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, दोस्ती का हिसाब नहीं होता मोहित, ये सब मेरे फर्ज का हिस्सा था। 2 दिन छिप कर रहे। फिर ली ने अपने पुराने संबंधों से हमारे भारत लौटने का रास्ता निकाला। एक व्यापारी जहाज ने हमें छुपाकर अपने साथ लिया। समुद्र की लहरें रात भर हमें झुलाती रहीं। जब सब सो जाते, मैं डेक पर खड़ा उस ठंडी हवा को महसूस करता। वह हवा मुझे राजनगर की गलियों, पुलिस चौकी और पुराने साथियों की याद दिलाती। मोहित मेरे पास बैठा चुपचाप लहरों को देखता और फिर कहता, सुनील, अब मैं पहले जैसा मोहित नहीं रहा। अब बस परिवार के लिए जीना है। साफ सुथरी जिंदगी। मैंने उसकी आंखों में झांका और मन ही मन मुस्कुराया। यही असली जीत थी, उसके भीतर का बदलाव। ली ने भी एक रात कहा, तुम अपने देश लौट जाओगे सुनील, लेकिन यह शहर अब मेरा है। छंग की मौत के बाद इसे नया जन्म देना होगा। मैं वादा करता हूं कि इसे अपराध से जितना हो सके उतना साफ करूंगा। मैंने उसका हाथ थामा। यही जंग असली है ली। इसी जज्बे से शहर बच पाएगा। कई दिनों बाद जहाज बंबई के बंदरगाह पर उतरा। जैसे ही मैंने भारत की मिट्टी पर कदम रखा, दिल में अजीब सी शांति भर गई। घर लौटने का सुख किसी भी जीत से बड़ा होता है। राजनगर पहुंचा तो पुलिस चौकी पर कुछ साथी मुस्कुराते हुए मिले। उन्होंने कहा, सुनील, तुम तो कहते थे थोड़े दिनों के लिए जा रहे हो, पर बाहर तो तूफान खड़ा कर आए। मैंने बस होठों पर हल्की मुस्कान लाई। जवाब देने की जरूरत नहीं थी। मोहित अपने परिवार के गले लगा।
आंखों से खुशी के आंसू बहे। उसकी पत्नी और बच्चों ने मेरा हाथ पकड़कर अनगिनत धन्यवाद दिया। शाम को अपने कमरे की खिड़की पर बैठा मैं बारिश की बूंदों को देखता रहा। बाहर की ठंडी हवा और भीतर की बेचैन सोच। जिंदगी मुझे बार बार मौत और सच के बीच घसीट कर ले जाती थी। और हर बार मैं लौट आता था। शायद इसी के लिए बना था मैं, दोस्तों के लिए, सच के लिए और बुराई को मिटाने के लिए। हंग कांग की वो रातें, धुंध, गोलियां, आग और दौड़, सब अब यादों में छुप गई थीं। लेकिन एक सबक छोड़ गईं। इंसान चाहे कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न बने, उसका अंत तय होता है। और अगर दोस्ती, हिम्मत और सच्चाई साथ दें, तो सबसे बड़ा दुश्मन भी ढह जाता है। मैंने बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर गिरते महसूस किया। मन ही मन कहा, सुनील, अब अगली जंग का इंतजार करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी चैन से बैठने के लिए नहीं बनी। बाहर सर्द गलियों में शायद कहीं दूर कोई मदद के लिए पुकार रहा था। और मुझे पता था, वह पुकार मेरा अगला सफर होगी।